हम सबके सम्माननीय गणेशनाथ जी महाराज जी, मेरे पहले जिन साथी ने बात रखी, हमारे बाड़मेर के विधायक जिन्होंने कहा किसी के सामने झुकते नहीं, ऐसे पद्माराम मेघवाल जी, सुनील पवार जी, रामलाल मेघवाल हमारे पूर्व विधायक, नानजीराम गुलसर जी और बहुत से सम्माननीय साथी अफसर मंच पर उपस्थित है। किसी का नाम न ले पाऊं तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप सभी हमारे लिए सम्माननीय है। इस कार्यक्रम का इतना सुंदर आयोजन करने वाले तमाम भीम सैनिक, मेरी बहनें, माताएं, बुजुर्ग और युवा दोस्तों, आप सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम तो आप सभी का धन्यवाद कहता हूं। साथियों, मेरी कमजोरी है, मुझे पॉलिटिकल भाषण ही आता है और आज मुझे सूचना भी है और मैं खुद समझता हूं कि ये राजनीतिक बात करने का मंच नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बात आपके बीच में कहना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने, जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, ऐसे ही नहीं कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो आज जिन बच्चों को यहां मंच पर बुलाकर हमने स्वागत किया, जिन बेटों बेटियों को सम्मानित किया, वो तमाम बच्चे आने वाले दिनों में मेघवाल समाज का नहीं, पूरे राजस्थान का नाम रोशन करेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जो बच्चे 90% लाए, कोई 94% लाया, कोई 98% लाया, उनके साथ साथ वो बच्चे जो फेल हुए या केवल 50-60% ही लाए, उनको और उनके मां बाप को कहना चाहता हूं कि मैं 12वीं में खुद 2 बार फेल हुआ हूं। तो पढ़ाई का केवल डिग्री हासिल करने का मकसद कभी नहीं हो सकता। बहुत से लोग इस मुल्क में साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अंधश्रद्धा में उनका यकीन रहता है। बहुत से लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं और फिर भी वो भूत भुआ मानने वाले लोगों के पैरों में गिर पड़ते हैं। उसका तात्पर्य, उसका मतलब ये हुआ, कोई एमबीए तो कर लिया, वो इंजीनियर बन गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई एग्जाम पास कर दिया, लेकिन वो सही मायनों में शिक्षित नहीं हुआ है। और इसीलिए जो बच्चे मेरी तरह फेल हुए या उनके कम मार्क्स आए, वो भी आने वाले दिनों में जो 90% लाने वाले बच्चे कल को आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं, उनके भी साहब बनेंगे, उनके मंत्री बनेंगे। उनमें से कल को कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन सकता है, कोई महान लेखक, कवि या पत्रकार बन सकता है, उनमें से कोई रवीश कुमार भी बन सकता है, इनमें से कोई विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है, उसमें से कल को कोई सोशल साइंटिस्ट बन सकता है। बहुत सी चीजें आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो केवल 90% लाना ही जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। आप 90% लाओ, आप 95% लाओ, आप 98% लाओ, आप एमपी एमएलए बनो, आप आईएएस आईपीएस बनो, लेकिन जीवन और शिक्षा उससे भी बहुत बड़ी चीज है। उसके सारे आयामों को आप समझो। सावित्रीबाई फुले, उनके पास तो कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन आज हम तमाम लोग उनके चरणों में अपने सर को रखते हैं। आप और हम सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद करते हैं कि उनके पास बहुत सी डिग्रियां थी नहीं, लेकिन इसलिए कि उन्होंने बहनों की, बेटियों की शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले जब घर से निकलती थी तो उस दौर के रूढ़िवादी लोग उनके ऊपर कूड़ा डालते थे, कचरा डालते थे और ये कहते थे
इसने नाक कटवा दी हमारी, क्योंकि वो उस दौर था जब बच्चियों की, बहनों की पढ़ाई के ऊपर प्रतिबंध था। लेकिन आज उस सावित्रीबाई फुले को इस मंच पर से मैं सैल्यूट करता हूं, हम तमाम लोग उनको सलाम करते हैं। तो आप में से कोई 95% मार्क लाकर महिला आईपीएस भी बने, लेकिन कोई अपने दौर की, अपने वक्त की सावित्रीबाई फुले भी बने, इस बात की भी मैं उम्मीद करता हूं। और आज मेघवाल समुदाय के इस कार्यक्रम के मंच से पूरे गुजरात के दलित, पूरे राजस्थान के दलित और पूरे भारत के दलित गरीब वंचितों की ओर से मैं अपनी बहन साथी प्रिया सिंह को भी सैल्यूट करता हूं, जिसने पूरे देश और दुनिया में न केवल दलित समाज का लेकिन पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आज मेरे पहले सभी, शायद सुनील जी ने जमीन के आवंटन की बात की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने आखिरी के दिनों में रो पड़ते थे, नींद में से उठ जाते थे और ये कहते थे कि गांव में बसने वाले जो भूमिहीन गरीब दलित है, उनके लिए ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। ये बाबा साहब अंबेडकर, दादा साहब गायकवाड़ और दूसरे उनके जो करीबी साथी थे महाराष्ट्र के, उनको बुलाकर ही कहते थे। और तभी जब गुजरात में ऊना की घटना हुई और ऊना के आंदोलन का हमने नेतृत्व किया, तब हम लोगों ने एक नारा दिया था कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। और उसके बाद गुजरात में मेरे और मेरे संगठन के लोगों को मिलकर आपके साथ इस बात को मैं शेयर कर रहा हूं कि करीब करीब 300 करोड़ की दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को हम लोगों ने जमीन दिलवाई। और इसीलिए यहाँ के सारे अंबेडकरवादी संगठन, सारे दलित संगठन के साथियों से, आपसे भी मेरा एक गुजारिश है कि भारत में जो 21 करोड़ दलित है, उसमें से कम 65-70% दलित आज भी गांव में बसते हैं। और ये जो 65-70% दलित गांव में बसते हैं, उसमें से भी 80% भूमिहीन है, उनके पास रोजगार के दूसरे साधन नहीं। तो जमीनों का आवंटन गुजरात में भी होना चाहिए और राजस्थान में भी होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। और ये भी हमारे दलित आंदोलन का एक अहम मुद्दा बनना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार की हमको शिक्षा चाहिए, बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, चाहे उसकी सरकार क्यों ना हो, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए, उस प्रकार की समाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे गुजरात हो या राजस्थान, किसी भी इंद्रनील मेघवाल की हत्या न हो। उस प्रकार के समाज की व्यवस्था का निर्माण करें। उस प्रकार के समाज का निर्माण करना है जिसमें, जिसे सुनील भाई ने कहा, ये बहनें नीचे नहीं कुर्सियों में पर बैठे और पहली लाइन में आकर हमारे बीच में बैठे, तो तभी तो और प्रिया सिंह निकल कर आएगी। आज हम जब बहन प्रिया सिंह मेघवाल का सम्मान करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो सारी प्रिया यहां पर बैठी है, उन सभी का सम्मान करते हैं। आज साथियों, आप तमाम लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। मेरे पैर में कुछ तकलीफ है, मैं ज्यादा न बैठ पाता हूं, न खड़ा रह पाता हूं, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, राजस्थान में कभी भी दलितों के साथ कुछ होता है तो गुजरात से मैं आवाज जरूर लगाता हूं, इतना मेरा जरूर प्रयास रहता है। तो राजस्थान के साथियों को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, विनती है, मैं आपका पड़ोसी हूं, पालनपुर के बगल में मेरी विधानसभा का क्षेत्र है, आप भी आइए। और गुजरात और राजस्थान के दलितों की दोस्ती पूरे मुल्क के अंदर एक मिसाल बननी चाहिए। इसी राजस्थान में मैंने कम से कम 50-60 लाख दलितों से ये शपथ दिलवाए हैं। और मुझे इस बात का बड़ा आनंद और गौरव है कि 50-60 लाख दलितों ने मेरे साथ राजस्थान के अलग अलग जगहों पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रतिज्ञा ली है। सरकार चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बने, आरएसएस के साथ कभी नहीं जुड़ेगी। इस बात की प्रतिज्ञा मेरे साथ 50 लाख दलितों ने केवल राजस्थान में दी। तो साथियों, मैं आप तमाम साथियों का, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय
राजकीय नेता, सामाजिक नेता, अफसर, कार्यक्रम के आयोजक सभी साथियों को दोबारा क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और जब भी राजस्थान मुझे याद करेगा, राजस्थान का पीड़ित, शोषित, गरीब, वंचित याद करेगा, ये गुजरात है, ये राजस्थान, उसे याद किए बिना आपका भाई, आपका ये बेटा हमेशा आपके बीच आकर खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। मुझे आखिर में केवल इतना ही कहना है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की लाइब्रेरी में उनका जो पर्सनल कलेक्शन था, इन बहनों को और बेटों को खास कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लाइब्रेरी में कितनी किताब थी? 40,000, 40,000, 50,000 किताब किसी एक व्यक्ति के पास हो। साल में कितने दिन होते? 365। आप रोज की 2 किताब खरीदेंगे तो एक साल की 730 होगी। 10 साल तक आप किताब खरीदोगे रोज की 2 तो 7,300 होगी। 20 साल तक बिना एक भी दिन का ब्रेक लिए रोज की 2 किताब खरीदोगे तब भी 14-15 हजार होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास 40,000, 50,000 किताबें थी, इसीलिए ये भीम, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर बन पाया। शहीद आजम भगत सिंह जो क्रांतिकारी जीवन में निकल चुके थे, उनके जो साथी जिनको फांसी नहीं हुई, जिनको लंबी लंबी जेल हुई, किसी को 12 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे जो साथी स्वतंत्रता के बाद जेलों में से छूट कर आए, उनमें से कुछ साथियों ने किताब लिखी। उसमें से एक साथी लिखते हैं कि भगत सिंह का पायजामा घुटनों से नीचे जब घिस जाता था तो उसे काटकर वो हाथ में लगाते थे, लेकिन उस अवस्था में भी भगत सिंह की जेब में किताब अवश्य रहती थी। ये 2 बात भगत सिंह की और बाबा साहब अंबेडकर की आप तमाम स्टूडेंट्स, तमाम विद्यार्थी याद रखेंगे। और तभी मैं ये नारा आपके बीच में रखना चाहूंगा, नए समाज के वास्ते चलो भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते। तो आप एग्जाम पास कर IAS IPS बनने के लिए 90% भी लाओ, लेकिन साथ साथ ज्योतिबा फुले का पुस्तक गुलामगिरी भी पढ़ो। मैंने गुजरात में कुछ अफसर देखे हैं, गुजरात के बाहर भी देखे हैं, तगड़े मार्क्स लेकर आए 12th में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप किए, IAS बने और IPS बने, और फिर समाज को पूर्ण रूप से भूल गए। उसका कारण यह है कि फुले का गुलामगिरी नहीं पढ़ा था। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में यह तो आएगा कि जयपुर की आबादी कितनी है, वो तो आप शायद लिख लोगे, लेकिन फुले का गुलामगिरी पढ़ा है, स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में पढ़ा है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में पढ़ा है, रामास्वामी पेरियार, अय्यानकरी, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पढ़ा है। तो आप ऐसे अफसर बनोगे जो विचारधारा से लेस हो, और तब जाकर आपको मन करेगा समाज में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का। तो आप तमाम लोग बढ़िया तैयारी करिए, 90% लाइए, एग्जाम पास करिए, बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े अफसर बनिए, और समाज में जो आखिरी इंसान है, दलितों में भी दलित, ऐसा हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जो आज भी सर पे बेड़ा ढोने के लिए मजबूर है, जो आज भी 200, 300, 350, 400 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। आज भी दलित और आदिवासी समुदाय के वो लोग जो ईंटों के भट्ठों में, केमिकल की फैक्ट्रियों में 12, 14, 16 घंटा काम करते हैं, उसके जीवन के बारे में यदि आप सोच पा रहे हो, उसके जीवन में बदलाव के लिए आपको करने की कुछ तमन्ना आपके दिल में पैदा हो रही है, तब आपकी डिग्रियों का कुछ मतलब है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद। मेरे साथ एक नारा लगाएंगे दोबारा? मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे तभी जीतेंगे ना, और ताकत के साथ। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। गुजरात हो, राजस्थान हो और मुल्क का कोई भी कोना हो, दलितों के, गरीबों के, वंचितों के आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।